हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम भारत के संविधान, जो कि इसमें कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं, तो इन सभी को पढ़ेंगे। और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, हर एक स्टेट पीसीएस के लिए। और इसमें बैंक, एसएससी, जितने जितने भी एग्जाम होते हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और एग्जाम न भी हो तो एक आम इंसान के लिए भी ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। तो हर एक निवासी या वहाँ के नागरिक इस बारे में इसकी जानकारी जरूर रखें कि हमारा सरकार कैसे चलता है और हमारी संविधान में कौन कौन सी बातों पर चर्चा की गई है। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाग 1 दिया है। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और इसमें 2 का क है, जो कि निरसन हो गया। निरसन मतलब कि अब वो इसमें नहीं है, हटा दिया गया है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब है भाग 2। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। इसमें है भाग 2 में तो 5 से लेकर 11 तक। तो चलिए पहला देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, मतलब कि पाकिस्तान से जो भारत को आने वाले हैं उनको। और 7वां क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब पाकिस्तान जो चले गए हैं और कुछ व्यक्ति हैं तो वो फिर वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए है। अनुच्छेद 8 में क्या है? तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, मतलब जो विदेश से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके लिए। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, मतलब अगर कोई व्यक्ति है अगर भारत से बाहर कहीं और अपना नागरिकता लेना चाहता है तो यहाँ से उसको नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। अपनी स्वेच्छा से यहाँ नागरिकता छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रहना है तो किसी बाहर का नागरिकता नहीं लेना रहेगा। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। ये है अनुच्छेद 10 में। 11वां है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है। अब है भाग 3 है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 तक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ जानते होंगे। तो 12 में परिभाषा दिया गया है और ये 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसमें 12 में राज्य के बारे में बताया गया। राज्य की परिभाषा, राज्य मतलब स्टेट, जैसे कि अपने में एयरपोर्ट एक अथॉरिटी है, वो एक स्टेट है। बिजली विभाग है, जितने भी विभाग वगैरह है उसको इसमें स्टेट का नाम दिया गया कि उनका एक अलग ही मूल अधिकार है। और फिर 13 का मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। और फिर समता का अधिकार है। समता का अधिकार है और समता का अधिकार में आता है 14 से लेकर 18 तक। तो इसमें पहला है समता के अधिकार में एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि समता के अधिकार में कितने हैं या कौन सा है, किसके अंतर्गत आता है, तो इसको पढ़ने में बहुत अनिवार्य होता है। तो विधि के समक्ष समानता 14। 15वां में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद या का प्रतिषेध। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कि अगर सरकारी नौकरी के लिए है समानता। और 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का है। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, मतलब कोई भी उपाधि नहीं कराना है। और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 21 तक। 21 का 20 में है। तो 19 वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक स्वतंत्रता में ही मीडिया आती है, प्रेस आता है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, और कहीं बस जाने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। इसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैविक स्वतंत्रता। और 21 का है 21 का अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसमें नहीं लिखा गया है। 21 का में आता है शिक्षा का अधिकार है। चलिए लिखना क्या है समझ गए होंगे।
अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। 23-24 में क्या है? तो 23 में है मानव और दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिशत, मतलब किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं। 24 में कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिशत, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाना है। इसमें 24-14 ऐसे करके याद कर लेना है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता में होता है 25 से लेकर 28 तक है, 25 से 28। ओके, नहीं चल रहा है, इसमें माउस चलाना पड़ रहा है। तो 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और 27 क्या है? किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कि अगर कोई धर्म के बारे में है तो उसमें कर नहीं लगाना, ये बात कहा जा रहा है। 28 क्या है? कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कोई भी शिक्षा किसी के धर्म के बारे में पढ़ सकता है, उसको मनी मन जितना मानना है, जो भी पढ़ना है पढ़ो, इसमें कोई सबका अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें 29 और 30 है, इसमें चलिए देखते हैं। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक वर्गों का हित संरक्षण करना है। 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 31 देखिए निरसन हो चुका है। अब इसमें कुछ विधियां प्रवृत्ति हैं। अनुच्छेद अब आ गया है अनुच्छेद क। अनुच्छेद क में 31 में एक्चुअली वो था संपत्ति का अधिकार का था, तो उसमें दूसरे में डाल दिया गया है। 31 का क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 21 का ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विनिमान्यकरण। 31 का ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभार करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 का घन ये निरसन हो गया, हट गया है। इसमें क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है, क्वेश्चन पूछता है इसमें से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट इसमें सब चीज लिस्ट लगाता है। अनुच्छेद 32 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए उपचार करना है। 32 का ए निरसन हो गया है, निरसन मतलब हटा दिया गया है, अब नहीं है। 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बल आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। 34 है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्वर्धन है। 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है। इतना तक तो दिया गया था, 32 तक आपके अधिकार, इसमें कैसे रोकना है अधिकार को ये बारे में दिया गया है। सेना का है, मीडिया कैसे रोकना है, कहाँ क्या करना है, इसमें 33 से लेकर 35 तक है। चलिए अब इसमें आ गया डीपीएसपी, ये है आपका 36 से लेकर 51 तक है। तो 36 से 51 चलिए परिभाषा, फिर यहाँ परिभाषा दिया गया तो स्टेट की परिभाषा दिया रहेगा। अब इसमें स्टेट के बारे में बताया गया है। अब जो भी राज्य सरकारें हैं उसको क्या करना है, ये उस समय मौलिक अधिकार दिया गया था लोगों का, अब यहाँ पे है सरकार को क्या करना क्या है। तो इसमें 36 में परिभाषा दिया गया है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 से कम में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसी में है महिला और पुरुष को समान वेतन की बात भी की गई है। 40 में ग्राम पंचायत संगठन, इसी में तो ग्राम पंचायत गांधी जी के द्वारा लाया गया था और गांधी जी और अंबेडकर जी में बहुत सारा बहस भी हुआ था, इसलिए इसको 40 वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में काम की और न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना है। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि करना है। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 44 में इस समय तो बहुत चर्चा में है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है और नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब एक धर्म एक जाति एक कानून। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, जो कि अब ये 21 से कम आ गया है। 46 ST/SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और संबंधी हितों का अभिवृद्धि। 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य कर्तव्य होगा, मतलब इसमें दारू शराब को बंद करने का है। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसमें देखिए कृषि और पशुपालन है, इसमें पर्यावरण और वन संरक्षण, वन जीव का संरक्षण है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। देखिए 39 और 49, 50, 51 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए ये भाग 4 का क मूल कर्तव्य है, इसमें 11 कर्तव्य है, तो 51 क में डाला गया है। तो चलिए देखते हैं, इसमें 11 है, ऐसे इसमें लिखा नहीं गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, 11 कर्तव्य है। अब आ गया संघ, यानी कि अब भाग 5। चलिए, तो इसमें अध्याय 1 है कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो पहले तो 52 में भारत के राष्ट्रपति हैं, 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 में है राष्ट्रपति के पदावधि, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन करने के लिए है। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं, मतलब वो उनका 35 वर्ष रहना चाहिए, किसी मामले में नहीं रहना, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं, तो क्या क्या शर्तें, मतलब 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक, 15,000 सिक्योरिटी मनी, ये सब जमा करवाना, ये सब है। 60 है राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान, और 51 है इसमें महाभियोग लगाना है, मतलब इनके देने के बाद अगर कोई राष्ट्रपति अगर कुछ गड़बड़ काम करता है तो उसके लिए महाभियोग लगाने का भी चर्चा इसमें किया गया है 61 में। तो चलिए अब यहाँ पे है 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, मतलब वो उपराष्ट्रपति रहेगा तो राज्यसभा का सभापति रहेगा। 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, मतलब कहने का मतलब यह कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसके जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, ये कहने का मतलब है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, और अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। 72 में क्षमता आदि की, और इसी के में इसमें यहाँ कहा जाता है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है, तो इसमें 72 में क्षमादान करने की शक्ति है, जैसे कि निलंबन, परिहार, लघुकरण, इस सब राष्ट्रपति की शक्ति है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद, और यहाँ पे फिर अनुच्छेद दिया गया है 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन किया जाएगा। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, भारत का महान्यायवादी। 76 में भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन। 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देंगे, जानकारी देंगे हर चीज का। अब आ गया अध्याय 2 संसद। इसमें अनुच्छेद 79 संसद का संगठन करना है। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है, मतलब 79 में संसद, और मतलब इसमें भाग 3 होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है प्रेसिडेंट। तो ये लोकसभा और राज्यसभा है, इसको मिलाकर संगठन करते हैं, इसको संसद कहते हैं। तो 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में संसद के सदनों की अवधि। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 25 में संसद के सत्र अवसान और विघटन। 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, संसद के अधिकारी। अब देखिए 89 का दिया है 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 संसद का सचिवालय कार्य संचालन। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की
कार्य करने की शक्ति और गर्भवती सदस्यों की निर्भरताएं क्या रहेंगे, तो इसमें अब 101 में आएंगे स्थानों का रिक्त होना। 102 है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 104 में है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां में, तो 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 106 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते विधायी प्रक्रिया। 107 में है विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। 111 में है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 108, 109, 110। 111 में है विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अब है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये जहाँ बजट की चर्चा होती है। बजट शब्द कहीं नहीं यूज है, यहाँ यही है वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 में है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 में है विनियोग विधेयक। 115 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, मतलब कि इसको कोई भी अतिरिक्त एडिशनल निकालना है तो उसके लिए अनुदान। 116 में है लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान या अपवाद अनुदान। 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 118 में है प्रक्रिया के नियम। 119 में है संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 में है संसद में चर्चा पर निर्वर्धन। 122 में है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधियां शक्तियां, यहाँ पे हैं राष्ट्रपति की विधियां और शक्तियां। तो 123 में संसद के विश्रांतकालीन अध्यादेश, मतलब इसे सिरे याद रखिए कि अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। तो अब 124 में है सुप्रीम कोर्ट स्थापना और उसका गठन। 124 में 125 में है न्यायाधीशों के वेतन। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 में है सुप्रीम कोर्ट के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी अभिलेख ले देता है तो उसका सभी लोग फॉलो करना है उसको, वही है अभिलेख न्यायालय। 130 में है सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कहीं भी अपना एक स्थान बदल सकता है, कहीं भी स्थान अपना स्थापित कर सकता है। 131 में है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। 131 का कर निरसन हो चुका है। 132 कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। 133 में सुप्रीम कोर्ट में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता है। 134 दंडिक विषयों में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता। 134 सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 136 अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए विशेष इजाजत। 137 निर्णयों और आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनरावलोकन। 138 सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अधिकारिता का वृद्धि। 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, मतलब कि पहले 32 का सिर्फ मूल अधिकार के लिए था, लेकिन 139 के तहत और भी चीजों के लिए रीट निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट भी। 139 कुछ मामलों का अंतरण। 140 सुप्रीम कोर्ट की अनुषंगिक प्रशक्तियां। 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध होना। 142 सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कोई किसी विषय पर परामर्श मांग सकता है, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको देने के लिए बाध्य है, ये नहीं है। बताना चाहेगा बताएगा, नहीं बताना चाहेगा नहीं बताएगा। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय। 144 का निरसन हो चुका है। 145 का है न्यायालय के नियम। 146 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 में निर्वाचन, मतलब इलेक्शन। अब फिर आ गया अध्याय 5 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। देखिए इसमें 4 है, 48, 42, 48, 49, 50, 51 भी है। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। और भाग आ गया 6 आ गया राज्य के बारे में। अब
तो इसमें अध्याय 1 है 152, पहले परिभाषा दिया गया है और फिर अध्याय 2 है कार्यपालिका। तो इसमें राज्यपाल के बारे में है। तो 153 में राज्यों में एक राज्यपाल होंगे, 102 से अधिक भी हो सकते, 1 से अधिक नहीं होंगे, दो राज्य के एक राज्यपाल हो सकते हैं। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्य की पदावधि, 157 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, दो उठा गया, कुछ पद के लिए शर्तें होंगे, कुछ अलग हैं। 149 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन, 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण राज्यपाल की शक्ति। देखिए क्षमा करने की शक्ति 161 में है, 72 में था राष्ट्रपति का, 161 में राज्यपाल का, लेकिन ये वो फांसी सजा माफ नहीं कर सकता है। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद अब है। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का महाधिवक्ता। 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा। और 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री का कर्तव्य कि राज्यपाल को जानकारी दें। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल कैसा हो। तो अब 168 में है, 168 में है कि राज्यों के विधान मंडलों का गठन। 169 राज्यों के विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। 170 विधान सभाओं का संरचना। 171 विधान परिषदों का संरचना। 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि। 173 राज्यों के विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 174 राज्य के विधान मंडल सत्र सत्रावसान और विघटन। और अब यहाँ पे 175 है। 175 में क्या है, सदन और सदनों के अभिभाषण और उनके संदेश भेजने के राज्यपाल का अधिकार। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 100 राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में क्या है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य के व्यक्ति की शक्ति। 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन। 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति सदस्यों की निरर्थाएं। 190 स्थानों का रिक्त होना। 191 सदस्यता के लिए निरर्थाएं। 192 सदस्यों की निरर्थाओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 193 में क्या है, अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहरित न होते हुए या निरस्त किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति राज्यों के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां हैं। 194 विधान मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 196 विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध। 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। 198 धन विधेयकों के बारे में विशेष प्रक्रिया। 199 धन विधेयक की परिभाषा। 200 विधेयकों पर अनुमति। 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया क्या है। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 ये राज्य के बारे में है, वार्षिक विवरण। 203 विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 विनियोग विधेयक। 205 अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान। जैसे संसद में केंद्र में अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान वगैरह है,
ऐसे ही राज्य में भी अलग से है, तो अगर वो ठीक से याद है तो ये भी याद हो जाएगा। 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान या अपानुदान। 207 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अब है 208 प्रक्रिया के नियम। 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के विधि द्वारा विनियमन। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 विधानमंडल में चर्चा। 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां। 213 विधानमंडल के विश्रांतकालीन में अध्यादेश, मतलब कि ये है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की। वहां पे 123 था, यहाँ पर 213 है, देख रहे हैं, बस 2 और 1 का डिफरेंस है इधर। अध्याय 5 राज्यों का हाई कोर्ट। वहां पे सुप्रीम कोर्ट था, तो यहाँ पर अब हाई कोर्ट आ गया। 214 में क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। 215 में हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। 216 हाई कोर्ट न्यायालयों का गठन। 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 218 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय का लागू होना। 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वर्धन। 221 न्यायाधीशों के वेतन। 222 किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट से अंतरण करना। 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 कैसे आ गया, ये 224 का होगा, हाई कोर्ट की बैठकों के सेवानिवृत्त की नियुक्ति हो। 225 विद्यमान हाई कोर्ट की अधिकारिता। 226 रीट निकालने की शक्ति है। 226 ये यहाँ पे गलत है, 226 में रीट निकालने की शक्ति दिया गया है। 226 का क गायब हो गया होगा। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षक की हाई कोर्ट की शक्ति है, सभी न्यायालयों के अधीक्षक की, और सभी न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का नहीं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो 228 में कुछ मामलों का हाई कोर्ट को अंतरण। और 229 हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 230 हाई कोर्ट के अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना है। ये तो सही बात है, ये तो है ही अभी तक। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का ये क है, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 237 में निर्वाचन। 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य है इसमें। 238 निरसन हो गया है। अब आ गया भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र है। तो 239 है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का क है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। 239 का ख होगा ये, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 का ये ग यानी सी है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 239 का ये डी होगा, विधानमंडल के विश्रांत कालीन में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति है। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट। 242 निरसन हो गया है। अब आ गया भाग 9 यानी पंचायत है इसमें। 243 परिभाषा है। 243 ग्राम सभा है। 243 ये देखिए क ख रहेगा। अब ये है पंचायतों का गठन है, फिर पंचायतों की संरचना है, स्थानों का आरक्षण है, पंचायतों की अवधि है, सदस्यता के लिए निरर्ताएं हैं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां हैं, वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है, और पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा है, पंचायतों के लिए निर्वाचन और संघ राज्य क्षेत्रों के लागू होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना,
और विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। और 9 का क है, इसमें 9 का मतलब ये नगर पालिका है, मतलब अगर 9 में पंचायत है तो इसमें नगर पालिका दे दिया गया है, मतलब गांव और शहर। 243 इसमें परिभाषा है। अब ये पिछली तो वो था 243 में डाल दिया गया इसको। अब वो ओ तक था, यानी कि 15 तक। अब यहाँ से 16वां शुरू होता है, 243 से 16 परिभाषाएं। तो ऐसे नंबर वाइज याद कर लीजिएगा, मैं वैसे इसको बोलता जा रहा हूँ। नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं की संरचना, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, स्थानों का आरक्षण, नगर पालिकाओं की अवधि आदि, सदस्यता के लिए निरर्थाएं, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, नगर पालिकाओं द्वारा कर अधोरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, वित्त आयोग और नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, जिला योजना के लिए समिति, महानगर योजना के लिए समिति, विद्यमान विधि और नगर पालिकाओं का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब आ गया भाग 10, अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 244 क में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना, उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन। अब आ गया भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें अध्याय 1 है विधायी संबंध। तो विधायी शक्तियों का वितरण कैसे करना है। 245 में है संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। और 246 में है संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां। 249 राज्य सूची में के विषय में के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि। 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 252 में क्या है, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकरण किया जाना। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। और 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। अध्याय 2 आगे प्रशासनिक संबंध। तो 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 का निरीक्षण हो गया है। 258 है कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने का है। संघ की शक्ति क्या है। संघ की शक्ति के लिए 258 का क संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति है। 259 खत्म हो गया है। 260 भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख न्यायिक कार्यवाहियां। जल संबंधी विवाद में है। 262 से जल संबंधी विवाद अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंध विवादों का न्याय निर्णय। और राज्यों के बीच समन्वय क्या है, तो 263 में है अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अब आ गया भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। तो इसमें पहला है वित्त। तो अनुच्छेद 264 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये 265 है। 266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे। 267 है आकस्मिक निधि संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण कैसे। 268 से है। 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क।
और 269 में संघ राज्य क्षेत्रों संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित, मतलब कि टैक्स वसूलना और टैक्स का रिजर्व करना, वही है कहा जा रहा है कि राज्यों का सौंपे जाने वाला टैक्स है, मतलब ये संघ का कर्तव्य है। 270 में क्या, उद्ग्रहित और उनका संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरण। 271 में कुल शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार है। 272 निरसन हो गया है। 273 है जूट पर और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। 275 कुछ राज्यों का संघ अनुदान। 276 वित्तीय व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 277 व्यय वित्तीय। 278 खत्म हो गया है। 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। 280 वित्त आयोग है। 281 वित्त आयोग की सिफारिश से प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। तो 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। और 283 में संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 284 में लोक सेवकों, न्यायालय द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 में संघ और संपत्ति के राज्य के कराधान में से छूट। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्वर्धन। 287 विद्युत पर करों से छूट। 288 जल विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। चलिए जल्दी करते हैं इसको। 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधान से छूट। 290 में कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 का कुछ देवस्व निधियों की वार्षिक संपदाएं। 291 निरसन हो गया। अध्याय 2 उधार लेना। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 यह है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। तो इसमें है 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारियों और दायित्व और बाध्यताओं को उत्तराधिकारी। 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारियों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकारी। 296 है राजगामी या व्यापक या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 है राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। मतलब कि अगर कोई मूल्यवान चीज, अगर कोई वस्तु मिलती है तो वो संघ जो रहेगा सेंटर, वो उस पर अपना अधिकार ले लेगा। 298 व्यापार करने की आदि की शक्ति। 299 संविदाएं। 300 में वाद और कार्रवाइयां। 300 के क में ही संपत्ति का अधिकार आ गया है। और अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। तो 300 का क देखिए, हाँ यहाँ पर है ना, संपत्ति का अधिकार 300 के क विधि के वंचित नहीं किया जाएगा, विधिक हो गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। देखिए यहाँ 301 से है व्यापार और वाणिज्य समागम में स्वतंत्रता। 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वर्धन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति है। 303 व्यापार और वाणिज्य संबंध में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का निर्वर्धन। 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वर्धन। 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की प्राप्ति है। 306 निरसन हो गया है। 307 में कहा गया कि अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। अब आ गया भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी में आएगा यूपीएससी वगैरह भी। तो अध्याय ए सेवाएं। 308 में निर्वाचन होगा। 309 में होगा संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 311 में है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का परिच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 312 का क है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें परिसंहित करने की संसद की शक्ति है। 313 संक्रमणकालीन उपबंध। 314 खत्म हो गया है। अध्याय 2 है।
14 का अध्याय 2 है। लोक सेवा आयोग तो ये है 315 संघ और राज्यों के लिए यानी यूपीएससी का गठन है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 में लोक सेवा आयोग किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी विद की सेवा की शर्तें हैं के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति है। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 क्या है? लोक सेवा आयोग की कृत्य। 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। फिर 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अब आ गया भाग 14 का क अभिकरण। तो इसमें है 323 का क प्रशासनिक अधिकरण। 323 का ख अन्य विषयों के अधिकरण। अब आ गया भाग 15 निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाग 15 में है। तो 324 में है निर्वाचनों के अधिरक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोगों में निहित होना। 325 में है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क या मताधिकार के आधार पर होना। 327 विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। 329 का क। चलिए यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं नीला। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष का पश्चात न हो रहना। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दावे। 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष अनुबंध किए गए हैं उपबंध। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और फिर 338 का STSC आयोग STSC है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 OBC के दशाओं के लिए है तो पिछड़े वर्गों के दशाओं के लिए आयोग इसकी नियुक्ति। 341 अनुसूचित जातियां। 342 अनुसूचित जनजातियां मतलब ST और SC का किया गया है। अब आ गया भाग 17 राज्यभाषा संघ। अब अध्याय इसमें एक है संघ की भाषा के बारे में। तो 343 संघ की राजभाषा। 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं। तो अनुच्छेद यहाँ पे 345 दिया गया है राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं मतलब कि ऑफिशियल वर्क कौन सा होगा और भाषा कौन सी होंगी। 346 एक राज्य और राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा मतलब कि पत्र वगैरह में कैसे लेटर पैड में क्या लिखना है और कौन से ऑफिशियल ऑफिस में कौन सी भाषा होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। 347 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य के और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा मतलब दूसरे स्टेट जैसे कि अगर राजस्थान से कोई चीज आ रहा है या तमिलनाडु से कोई यूपी में भेज रहा है तो हिंदी और तमिलनाडु में कन्नड़ और तमिलनाडु में तमिल भाषा लिख कर ही भेजेगा दोनों। अध्याय 3 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषाएं। तो 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषाएं। 347 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा में सुविधाएं। 350 का ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। चलिए अब आ गया भाग क्या है ये 10, 5, 15, 18
चलिए यहाँ से पेन कर लेते हैं चेंज। अब आ गया है, ये बहुत जरूरी है, आपात उपबंध। तो अनुच्छेद इसमें 352 आपात की उद्घोषणा है, 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है, 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध को लागू होना है, 355 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्य की संरक्षा के करने का संघ का कर्तव्य है, 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, और 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग करना है। 356 में अगर कोई राज्य वाला है तो इसमें इसका प्रयोग करना है, इंप्लीमेंट। 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 319 को उपबंधों का निलंबन कर देना है। अगर आपातकाल लगाना है तो 19 का उपबंध हटा दिया जाएगा। 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन का निलंबन, 359 का क खत्म कर दिया गया है। 360 वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल, अभी तक ये लगा नहीं है। अब आ गया भाग 19 प्रकीर्णन। 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, 361। 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाई की प्रकाशन का संरक्षण, 361 का ख लाभप्रद और राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता, 362 खत्म कर दिया गया। 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, 363 का देशी राज्यों के प्रशासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत, मतलब थैलियों का अंत। 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, 365 संघ राज्य द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, तो उसमें लगा दिया जाएगा आपातकाल, मतलब राज्य में सिर्फ। अब है 366 में परिभाषाएं हैं, 367 में निर्वचन है। अब आ गया भाग 20 भाग 20 संविधान का संशोधन। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, थोड़ा नया लेते हैं। चलिए 368 सिर्फ इसमें एक ही दिया गया, संविधान में संशोधन करना है तो 368 का प्रयोग करना होता है। चलिए भाग 21 बस पहुंच ही गए 395 में। तो भाग आ गया 21 अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान। तो 369 में है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव व सम्मति सूची के विषय हो। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में उपबंध। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अब देखिए यहाँ पे ये है क में नागालैंड राज्यों के लिए है, ख में है असम के लिए, ग में मणिपुर है, घ में आंध्र प्रदेश है, ये अंग में है आंध्र प्रदेश यहाँ पे विश्वविद्यालय के लिए, च में सिक्किम, छ में मिजोरम, और ज में है अरुणाचल प्रदेश, और झ में है गोवा। चलिए 372 है विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना, उनका अनुकूलन। 372 का क विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, मतलब 373 के अधीन निवारक निरोध में राष्ट्रपति शक्ति दे सकता है, बोल सकता है कुछ भी। 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में सपरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध। 375 में क्या है संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों के अधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करने रहना। 376 हाईकोर्ट के न्यायालयों के बारे में उपबंध। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। 391 निरसन। तो 392 क्या कर रहा है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो यहाँ पर है अब भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन। तो 393 में संक्षिप्त नाम है, 394 में प्रारंभ किया है, 394 क में है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, 395 में है निरसन। तो यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है, क्या नाम है इसका अनुच्छेद समाप्त होता है। अब इसके बाद ये इसको एक दो बार देखिएगा, याद कर लीजिएगा, तो इसके और संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे जो कि आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो समाप्त ही करना है।
अभी तक हम लोग 1 से लेकर 395 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। तो आप उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अब इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तो वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, तो इसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।